2 जून 2023 को ईरान ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट यह है कि हिंद महासागर के कुछ देशों के साथ मिलकर ईरान जो है वो एक नया नेवी का ग्रुप बनाने वाला है, यानी कि कुछ देश मिलकर एक नया नेवल अलायंस क्रिएट करने वाले हैं हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। हम 3 स्टेजेस में इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये नया जो अलायंस है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इस क्षेत्र का, यानी कि जो मिडल ईस्ट है, इसको पश्चिमी एशिया भी कहा जाता है या फिर वेस्ट एशिया आप इसको कह सकते हैं, तो इसका जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है, इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और लास्ट में इंडिया के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, कि ये जो डिसीजन है इसकी इम्पैक्ट इंडिया पर कैसी हो सकती है, चाइना का क्या रोल है, यूएसए का क्या रोल है फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स स्टार्ट विद की डिटेल्स। अब ईरान के जो नेवी कमांडर रेयर एडमिरल हैं शाहराम ईरानी साहब, जिनकी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है। उन्होंने एक टीवी में, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि यहाँ पर ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया और कुछ दूसरे देशों के साथ मिलकर एक नया नेवल ग्रुप जो है, नेवल अलायंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट करने वाला है। एंड यू कैन इमेजिन कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक लंबे समय से जो दुश्मनी थी, अब धीरे धीरे ये दुश्मनी जो है वो दोस्ती की तरफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से डिप्लोमेटिकली ये एक दूसरे के साथ अब धीरे धीरे काम करने लगे हैं और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लगे हैं। ईरान ने ये जो लिस्ट ऑफ नेशन रिलीज़ किया है उसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतार, बहरीन, इराक, पाकिस्तान और दोस्तों इंडिया भी इसका पार्ट होने वाला है, ऐसा ईरान ने बताया है। ईरान ने ये भी कहा कि ये जो नया ग्रुप है तो अलग अलग रीजनल जो लिटोरल स्टेट हैं जो सटे हुए हैं इंडियन ओशियन के साथ, ऐसे देशों के साथ जब डिस्कशन हुई तो ये सारे देशों ने ये कहा कि नहीं, हमें एक अलग से इंडियन ओशियन के लिए एक अलग से ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। और ईरान का ये दावा है कि भारत जो है उसने भी ये कहा है कि हाँ, इस प्रकार का ग्रुप जो है वो हमें क्रिएट करना चाहिए। एंड यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस नेवल ग्रुप का पार्ट होंगे, ऐसा ईरान ने बताया है। तो अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब ये जो नया ग्रुप है इसका शेप क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, इसके साथ जुड़ी हुई अभी डिटेल्स जो है वो ईरान ने रिवील नहीं की है। अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी जो है वो मीडिया में या फिर ईरान की तरफ से मीडिया को कोई भी ऐसी अपडेट्स जो है वो नहीं दी गई हैं। ये जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये जो एक नया नेवल ग्रुप बनाने की बात है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये जो मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया जो हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव, खास करके जियोपॉलिटिकल बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, रही बात मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया की, तो चलिए हम इसको लोकेट भी कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज़ ईरान हियर, बंदर अब्बास उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, राइट। और यहाँ पर जो लिस्ट है तो उसमें सऊदी अरेबिया भी इसका पार्ट है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में है ये पर्शियन गल्फ का पानी। ये रहा सऊदी अरेबिया, राइट। अभी जद्दा जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन कावेरी। फिर यूएई भी इसका पार्ट है। जो नया ये ग्रुप बनेगा तो यूएई का भी नाम इस लिस्ट में है, और इसी के साथ कतार का नाम भी है, कतार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक दूसरा देश है ओमान, जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है, मस्कत जो है वो इसका कैपिटल है। तो ये रहा ओमान, अरेबियन सी से और गल्फ़ ऑफ ओमान से सटा हुआ ये एक अरेबिक देश है। इसी के साथ साथ बहरीन एक छोटा सा देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ बहरीन, एक आइलैंड नेशन है। और इसी के साथ इराक भी इसका पार्ट है। पाकिस्तान इंडिया का मैप तो आपको पता है। मैं यहाँ पर आपको इराक दिखा दूँ तो ये रहा इराक, राइट, जो सऊदी अरेबिया के साथ, कुवैत के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर आप इजराइल को भी थोड़ा देख लीजिए, इजराइल के बारे में भी 1-2 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था मैप। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव आप कह सकते हैं ईरान का, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि यूएसए के साथ अभी तक जो यूएसए के साथ काम करने वाले जो देश हैं, यूएसए के पार्टनर देश हैं, वो अपने साथ यानी कि ईरान के साथ भी काम करे, ये चाहता है ईरान। तो
इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है ये। अब रही बात जियोपॉलिटिक्स, ये इस पूरे क्षेत्र के जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान जो है वो अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि अलग अलग अरेबिक देशों के साथ वो मिलकर काम करे। मार्च 2023 में एक बहुत बड़ी बात हो गई, एक बहुत बड़ी डील हुई ईरान और सऊदी अरेबिया। लगभग पिछले 7-8 सालों से इन दोनों देशों के रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब चल रहे थे, लेकिन चाइना ने बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन दोनों देशों को टेबल पर लेकर आया चाइना, और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील हुई मार्च 2023 को। और ये डील जो है वो साइन करने के लिए दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बेइजिंग गए थे। तो यहाँ पर मैं इस बात पर और ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चाइना का जो रोल है इस क्षेत्र में, वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। क्योंकि यूएसए एक तरफ से अगर हम देखें तो इस एरिया को लेकर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड आज नहीं है। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया और ईरान को ये भी एहसास हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो ये दुश्मनी है या फिर जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, इससे दोनों का नुकसान ही हो रहा है। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात या फिर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जून 2023 यानी कि अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, जब साउथ अफ्रीका के केप टाउन में एक मीटिंग हुई ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। और इस मीटिंग के दौरान सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बताया है कि जल्द ही वो ईरान की एक यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ईरान और सऊदी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग नए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बेसिकली ईरान जो है वो ये चाहता है कि इस क्षेत्र के अलग अलग देश जो है वो मिलकर काम करें, कोऑपरेट करके काम करें। और ये जो नया नेवल अलायंस है इसको लेकर ईरान ने इंडिया को भी पिच किया, इंडिया को भी इसके इम्पोर्टेंस को समझाया, और इसी के साथ साथ ओमान को भी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में ईरान ने बात कही है। रही बात ईरान और ओमान की, तो हमने मैप में देखा कि ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इन दोनों देशों के बीच में पास्ट में बहुत सारी ऐसी जॉइंट नेवल ड्रिल्स, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो हैं वो हो चुकी हैं। ओमान और ईरान के रिलेशनशिप जो हैं वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहे हैं। सुल्तान जो हैं ओमान के, वो अभी कुछ समय पहले ही ईरान की एक यात्रा पर गए थे। तो ईरान के जो नेवी कमांडर रेयर एडमिरल हैं शाहराम ईरानी साहब, उन्होंने कहा कि दूसरे देश जो हैं वो भी काफ़ी ईगर हैं, वो भी ईरान के साथ मिलकर एक नया नेवल कोऑपरेशन यहाँ पर इंडियन ओशियन में बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि एक दूसरे, ये जो यहाँ के इंडियन ओशियन के साथ सटे हुए देश हैं, ये एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेट करके चलेंगे, सिनर्जी क्रिएट करेंगे, तभी जाकर सभी का यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका अब इस एरिया को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर थोड़ा कम इंटरेस्टेड हैं। अमेरिका का फ़िलहाल फोकस जो है वो चाइना और ख़ास करके ईस्ट एशिया में आप जापान ले सकते हैं, जापान में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। फिर नॉर्थ कोरिया की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको लेकर, साउथ कोरिया को लेकर चिंतित हैं यूएसए, एंड ऑफ कोर्स ताइवान भी हैं, राइट। और इसके अलावा भी ईस्ट एशिया के कुछ छोटे बड़े देश जो हैं तो उनको लेकर अभी अमेरिका बिजी है। अमेरिका मिडल ईस्ट को लेकर उतना ज़्यादा बिजी नहीं रहना चाहता। इसी के साथ साथ अब ये जो मिडल ईस्ट के देश हैं वो यूएसए को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर नहीं देखते। इनफैक्ट अब वो यूएसए को थोड़ा अनरिलायबल भी मानने लगे हैं। खास करके जो ईरान न्यूक्लियर डील थी तो उसमें ईरान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया कि वो इस डील से निकल रहे हैं या फिर यूएसए जो है वो इस डील से एग्ज़िट कर जाएगा। और बाइडन के आने के बाद भी उन्होंने इस डील को ज्वाइन नहीं किया है। तो अब यहाँ के जो देश हैं वो अमेरिका को एक अनरिलायबल पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी चीज़, यूएसए जो हैं वो यूक्रेन के वॉर को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने एक अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज क्रिएट करने की बात कही है। और उन्होंने ये कहा है यूएसए ने कि ये जो ऑटोक्रेसीज हैं, जहाँ पर शर्मुख्तियार शाही हैं या फिर जहाँ पर डिक्टेटर्स राज करते हैं या फिर कोई एक परिवार राज करता है, तो ऐसे सारे देशों के खिलाफ अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज क्रिएट करना चाहता है यूएसए।
और वी नो कि मिडल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सुल्तान राजा इस प्रकार की सिस्टम, मोनार्की वाली सिस्टम चल रही है। तो ये अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज को लेकर मिडल ईस्ट के बहुत सारे देश जो हैं वो उतने ज़्यादा मोटिवेटेड या फिर खुश नहीं हैं। रही बात इजराइल की, तो इजराइल जो है वो ईरान को अपना जानी दुश्मन मानता है और सऊदी अरेबिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था इजराइल, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है ये दोनों, इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है यूएसए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल चाहता था कि हम ईरान को, यानी कि सऊदी अरेबिया और इजराइल मिलकर ईरान को इस क्षेत्र में घेर ले, उसको डिप्लोमेटिकली अकेला रखे। लेकिन सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप जो हैं वो ईरान के साथ इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो इसको लेकर इजराइल जो है वो भी थोड़ा चिंतित हैं। 2020 में यूएई पहला ऐसा गल्फ कंट्री बना जिसने इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मल किया। और रीजनल डिप्लोमेसी की बात करें, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहरीन और मोरक्को, ये दोनों देश जो हैं उन्होंने भी इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर दिया। बहरीन तो हमने लोकेट किया। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि ये जो मोरक्को है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है और मोरक्को जो है उसके कैपिटल का नाम क्या है? ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। तो इसके लिए आपको एटलास या फिर मैप बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईरान और यूएई के बीच में भी लास्ट ईयर रिलेशनशिप जो है वो फॉर्मली स्टार्ट हो गए और यूएई और कतार के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। और दोनों देशों ने ये भी डिक्लेयर किया है कि मिड जून 2023 यानी कि इसी महीने दोनों देशों में एक दूसरे की एम्बेसीज जो हैं वो भी ओपन हो जाएगी और वो डिप्लोमेटिकली काम करना भी स्टार्ट कर देंगे। यूएसए और यूएई वैसे काफ़ी अच्छे मित्र देश हैं, राइट, दोनों के स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं। लेकिन अब यूएई जो है वो यूएसए के द्वारा क्रिएट किया गया एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस सीएमएफ, ये जो एक मैरीटाइम कोएलिशन है तो उससे बाहर निकल चुका है, राइट। यूएई ने अपने आप को इस टीम से एग्जिट कर दिया है। बाय द वे ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है तो इसके टोटल 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का हेडक्वार्टर है बहरीन में और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी ताकि ये जो गल्फ वाटरवेज है तो इसको थोड़ा शांत रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है या फिर ऑयल जो है वो इसी जगह से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसको कंट्रोल रखना, सेफ एंड सिक्योर रखना जो है वो सभी के हित में था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस को स्थापित किया गया था। लेकिन आज देख सकते हैं कि इतना एक पुराना देश जो है, पुराना मेंबर कंट्री यूएई जो है वो यूएसए के द्वारा क्रिएट किए ग्रुप में से एग्जिट हो गया है, राइट। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, चाइना का प्रेजेंस जो है वो वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट रीजन है ये पेट्रोलियम या फिर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे एनआरआईज जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं मिडिल ईस्ट में। तो रेमिटेंस यानी कि वहाँ पर जो पैसे बचाते हैं हमारे एनआरआईज और घर वापस जो पैसे भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हमें हर साल रेमिटेंस के तौर पर भी मिलते हैं। तो अगर चाइना यहाँ पर और ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा तो फिर इंडिया की पोजीशन जो है वो वीक हो सकती है। तो चाइना का प्रेजेंस जो है इस क्षेत्र में ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन ईरान के साथ अगर ये नया नेवल अलायंस हम करते हैं तो ये बैलेंस क्रिएट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो यूएसए के साथ भी हम कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। यूएसए यहाँ से एग्जिट कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों के साथ हम मिलकर, यहाँ के जो लोकल कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया के, उनके साथ मिलकर अगर हम काम करें तो आई एम श्योर यूएसए हमसे इतना कोई ख़ास नाराज़ नहीं होगा। और एक ग्रुप भी बनाया है I2U2, इंडिया, इज़राइल, यूएस एंड यूएई, राइट। तो ये ग्रुप जो हैं ये ग्रुप चाइना को काउंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट है इस रीजन में। तो भारत जो है उसको इस ग्रुप को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप आज की ये हमारी डिस्कशन से आपको इस टॉपिक को लेकर सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट्स हैं देन फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जो मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं मोरक्को के साथ जुड़े हुए, उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी ईगरली waiting for your answers. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.